गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने सेल के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसके हिस्ट्री के बारे में, और हमने देखा कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा और रुडॉल्फ वर्चू ने क्या कहा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्लाइडेन और स्वान ने ही क्या दिया, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, उसको मॉडिफाइड किसने किया, रुडॉल्फ वर्चू। आइए आगे हम पढ़ते हैं। सेल दो टाइप की होती हैं बेटा। सेल कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की। अगर हम मोटा मोटा ऐसे देखें तो सेल दो प्रकार की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल। नंबर वन, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। और नंबर दो बेटा, यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप की कोशिकाएं होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आइए देखिए किसके आधार पर हम सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और किसके आधार पर हम सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा इसका मतलब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रो। जहाँ कहीं शब्द प्रो लगा है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राचीन। देखिए प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव या प्राचीन। प्रिमिटिव। और एक शब्द और इसके आगे लिखा है कैरियो। ये कैरियो शब्द कैरियन से आया है। कहाँ से आया बेटा? कैरियन। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है इसका बेटा? न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्राचीन या बहुत पुराना। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक बोलते हैं। यानी ऐसी सेल जिसमें बहुत ही प्राचीन न्यूक्लियस हो। बहुत ही प्राचीन क्या हो बेटा? ठीक है, केंद्रक हो। और वहीं पे जहां कहीं पर यू लिखा है, यू शब्द EU, ठीक है, इसका मतलब होता है एडवांस या मॉडर्न। और फिर से कैरियो शब्द यानी कैरियन से ये आया और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसी कोशिका जिसके पास एडवांस न्यूक्लियस है। आइए थोड़ी सी बातों से हम इसको समझते हैं। वापिस सोचिए कि जो पहले के लोग थे, तब शुरू के, आप कक्षा 3-4 से ही पढ़ते चले आ रहे आदिमानव के बारे में। ठीक है, आदिमानव के बारे में आप क्या पढ़े हो कि आदिमानव जो पहले थे, पहले के मतलब जो मानव थे, जो सबसे पहले, बहुत ही पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, वो मानव नंगे चलते थे। कुछ किताबों में आपने फोटो देखा होगा, लेकिन उस पर जो है पत्तों की कुछ लपेट कर वो फोटो लगी रहती है। तो पहले के जो मानव थे वो बेटा नंगे चलते थे, है कि नहीं? सबसे प्रिमिटिव थे, यानी उन्हें किस चीज़ का पता नहीं था, किसी चीज़ का पता नहीं था। बहुत ही पुरानी बात ये सारी है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया, समय गुजरता गया, क्या हुआ कि उन्हें कुछ ख्याल आया कि यार ऐसे हम जो है अपने जिस्म को दिखाना नहीं चाहिए, तो इसको ढकना चाहिए। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, इसे हमें दिखाना नहीं चाहिए। तो उसको उन्होंने ढकना शुरू किया। ठीक है, और धीरे धीरे फिर जो है वो ऐसे रहते थे, जो है पेड़ पौधों के ऐसे छांव में रहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया बेटा? घर बनाना शुरू किया और घर में रहने लगे। और ऐसे जैसे जैसे ये समय बीतता गया, और पहले के जो मानव थे, आपने पढ़ा होगा, कच्चे मांस खाते थे, जड़ों को खोद खोद कर खा लेते थे। आज के जो मानव हैं, देखिए उस मांस को पका कर खाते हैं। जानते हैं कि इस मांस को पका कर खाएंगे, दो फायदे होंगे। एक क्या बेटा? एक तो खाना लजीज हो जाएगा, यानी खाना मज़ेदार हो जाएगा, और दूसरा खाना जो है थोड़ा सा पहले से ही डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा।
ठीक है, तो वही मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले की जो बातें हैं, जो पहले की बातें यानी बहुत पुरानी बातें हैं, वो बहुत ही सरल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बहुत ही सरल, या उसमें बहुत कमियां हुआ करती थी, यानी सब चीजें खुली खुली ऐसे ही रहती थी, सारी चीजें खुली खुली रहती थी। बात समझिएगा, ठीक है। ये ऐसी सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, आप कहोगे ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ तो नाम सुना होगा, वही आनुवंशिक पदार्थ ये देखिए खुला रहता, ओपन नहीं रहता, ऐसे खुला रहता है, ऐसे ओपन रहता है, ये किसी से ढका नहीं रहता। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? ये डीएनए, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं आप पूछ सकते हो। भाई ऐसे पदार्थ हैं जो आपके माता पिता के जो लक्षण हैं यानी जो कैरेक्टर हैं वो आप में थोड़ा बहुत भी आ जाए, तो वो पदार्थ यही होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है कि जो आप अपने माता पिता से थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ में अगर मिलते जुलते हैं तो यही कारण है कि आपके माता पिता से आपके अंदर यही आया हुआ है। क्या? क्रोमोसोम या जीन, डीएनए, जो भी कह लो। तो ऐसी सेल जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ बेटा क्या हो? ढका ना हो, ऐसे ओपन हो, यानी इसके ऊपर कोई भी आवरण ना हो, कोई भी आवरण ना हो, तो ऐसे सेल को क्या हो गएंगे बेटा? यानी बहुत ही सरल, बहुत ही देखिए ढका नहीं है, खुला है। खुला है तो जाहिर सी बात है पुराना है कि नहीं, और पुराना है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक। क्यों? बिकॉज, अच्छा आप इसे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस नहीं बोल सकते। या देखिए यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर भी हमने आप बनाया एक सेल। याद रखिए बेटा, कोई भी सेल हो, कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका में एक चीज कॉमन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा? कोई भी कोशिका हो, दुनिया की कोई भी कोशिका, ये चाहे ये, उसमें एक चीज कॉमन क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं तो सेल नहीं, सेल नहीं तो टिश्यू नहीं, टिश्यू नहीं तो आर्गन नहीं, आर्गन नहीं तो आर्गन सिस्टम नहीं, और ना कोई चीज। यहाँ पर यही जेनेटिक मटेरियल लोगों को पता चला, यानी भगवान को पता चला धीरे धीरे कि ये जेनेटिक मटेरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाओ ढक देते हैं। क्या करते हैं? ढक देते हैं, कहीं ये बेकार ना हो जाए। ये देखिए ढक दिया गया। जैसे ही इसके ऊपर आवरण चढ़ाया गया, लेयर चढ़ाई गई, ये देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये यानी इस जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए होता है बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल को अगर ढक दिया जाए किसी आवरण से, किसी झिल्ली से, तो यही स्ट्रक्चर गोल सा कहलाएगा न्यूक्लियस। और यहाँ पर यही जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए जो भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर अगर ये आवरण नहीं होता तो ये जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत इधर उधर क्या होता है? फैला होता है। तो ये बेटा हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते। जेनेटिक मटेरियल वहां भी, जेनेटिक मटेरियल यहाँ भी, बस वहां पर जेनेटिक मटेरियल ढक गया, और ढका जैसे गया वो एडवांस हो गया, थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? अब इसको ढक दिया। अब इसके जो धागे हैं इधर उधर ऐसे बिखर नहीं सकते, यहाँ पर धागे इधर उधर बिखर सकते। एक चीज याद करिएगा, नोटिस करिएगा, भले से यहाँ पर प्लाज्मा, भले से यहाँ पर ये आवरण नहीं है, झिल्ली नहीं है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी कोशिका में फैला रहेगा। याद रखिए, फैला तो रहता है, थोड़ा बहुत फैला रहता है, इधर उधर रहता है, शेप बदलता रहता है इधर उधर। लेकिन अब आप सोच लो कि ये ढाका नहीं है, तो सोचो कि ये ऐसे पूरे सेल के अंदर इस तरीके से नहीं, पूरे सेल के अंदर भी फैला नहीं होता, क्योंकि कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं जो बेटा इसको अपने ऊपर बांध कर रखती हैं। डीएनए एसिडिक होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए का नेचर एसिडिक होता है।
कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं जिस पर ये एसिडिक डीएनए उस पर जाकर लिपटा रहता है और एक किसी जगह एग्रीगेट रहता है, इकट्ठा रहता है और न्यूक्लियस जैसी संरचना बनाता है। ये देखिए, ये गोल गोल दिखेगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जैसी संरचना बनाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियाई। बताइए बेटा, नो कंफ्यूजन, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट। क्या बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, जेनेटिक मटेरियल को अगर झिल्ली के द्वारा ढक दो तो न्यूक्लियस, नहीं ढकोगे तो न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस जैसी संरचना बोल सकते हो, न्यूक्लियाइड। ये होता है बेसिक डिफरेंस बेटा। आपने ये जेनेटिक मटेरियल अगर खुला है तो ये बहुत पुराना यानी बहुत ओल्ड टाइप का ये पैटर्न है, इसलिए हमने इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है, जिसमें बहुत प्राचीन न्यूक्लियस होता है, ये देखिए। और अगर उसी न्यूक्लियस को यानी प्राचीन न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया? आवरण चढ़ा दिया, ढक दिया, मॉडिफाइड कर दिया, एडवांस हो गई, मॉडर्न हो गई बेटा। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, याद रखिए। कोई भी कोशिका हो, कोई भी सेल हो, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर भी। आया समझ में बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जरूर होगी जो अंदर प्लाज्मा को ढके रहती है। और बेसिक डिफरेंस समझिए। इसको मिटा देते हैं बेटा, अगर छापना हो तो छाप सकते हो, लिखना उठना हो तो कुछ लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा? प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट। ये नहीं कहोगे कि न्यूक्लियस जैसी संरचना होती है ना, न्यूक्लियस एब्सेंट तो एब्सेंट होती है तो होती है भाई। न्यूक्लियस की अगर बात आएगी तो न्यूक्लियस एब्सेंट, और यहाँ पर बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और कुछ जैसे सेल वॉल प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, ये मायने नहीं रखता। न्यूक्लियस एब्सेंट तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट तो यूकैरियोटिक। और देखिए क्या हमने कहा कि पुराने जमाने के जो लोग थे नंगे घूमते थे, या जो भी चीजें थी ढकी नहीं रहती थी, ऐसे खुले में रहते थे भाई। अब ये सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर पुराना आदमी यानी न्यूक्लियस रहता है खुले तौर पर। जो भी चीजें होंगी बेटा सब कुछ यहाँ पर खुली होंगी। आया समझ में? जो भी चीजें यहाँ पर होंगी बेटा वो क्या होंगी? वो ढकी होंगी। या ऐसी चीजें जो बगैर ढकी हुई नहीं रह सकती, या जिनका स्ट्रक्चर बगैर ढके नहीं बन सकता, वो होगा ही नहीं यहाँ पर। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये क्या होता है? ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं। आल्सो क्या बेटा? एब्सेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है? आइए इधर देखते हैं। यहां पर अगर एब्सेंट तो यहां पर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे लाइक, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, 3 नाम है इसके। और देखिए बेटा प्लास्टिक वैक्यूल, जितने भी बेटा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिक, वैक्यूल, लाइसोसोम बहुत होते हैं बेटा। ये सब के सब यहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक, क्योंकि ये माइंड किसी न किसी मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल वो किसी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली या आवरण जो भी कह लो उससे ढका होता है। ऐसे यहाँ पर जो कोशिका के अंदर जो अंगक हैं, अंग कोशिका बहुत अपने देखिए कोशिका खुद छोटी है, उसके अंदर अगर अंग हैं यानी कोशिका के काम करने वाले अंदर अगर अंग हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अंग नहीं अंगक। तो कोशिका अंगक मिला के बोल देते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये सब के सब क्या बेटा सेल ऑर्गेनेल है और जो किसी न किसी झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। और यहाँ पर सब ये एब्सेंट होंगे, यहाँ पर जो है ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में नहीं होंगी बेटा। एक चीज याद रखिए, राइबोसोम, क्या बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट, बट राइबोसोम प्रेजेंट तो होता है लेकिन 70S टाइप। कितने टाइप का बेटा, 70S, मतलब छोटा होता है 70S टाइप। यहां पर बेटा देखिए 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं बेटा, 70S और 80S। राइबोसोम यहां पर भी प्रेजेंट, यहां पर 70S तो होते ही होते हैं प्लस 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम, 70S होता है और 80S। एस यहाँ पर यूनिट है बेटा स्वीटबर्ग यूनिट, यहाँ 705 मत पढ़ लेना बेटा, 70S और 80S। यूकैरियोटिक में बेटा राइबोसोम जो होता है 70 80 दोनों होता है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही प्रकार का 80S राइबोसोम होता है। आया समझ बेटा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं पाई जाती, वहां पर पाई जाती हैं। ये है बेसिक डिफरेंस बेटा। राइबोसोम देखिए हमने कहा था बेटा सेल मेम्ब्रेन, दुनिया की कोई भी सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हो बेटा, ये दुनिया की हर सेल में होगा। ऐसे ही राइबोसोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दुनिया की हर सेल में होता है। ठीक है, आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम है, भले से 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है दोनों प्रकार का, 70S और 80S राइबोसोम। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमने पहले बोल दिया कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा बेटा जो क्या हो, मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हो। इसका मतलब साफ साफ है कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक डिफरेंस। आइए इसमें आप देखिए इसके एग्जांपल कौन है जिसमें यूप्रोकैरियोटिक सेल होगी। आल्मोनेरस, ये देखिए
ये किंगडम में बेटा एक बड़ा सा ग्रुप है, बड़ी सी कैटेगरी है जिसमें जीव रहते हैं। देखिए बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया बेटा बहुत टाइप के होते हैं, एनी टाइप बैक्टीरिया, कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, एनी टाइप का बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो तो उसकी सेल जो होगी बेटा वो क्या होगी, प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है बेटा इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको बैक्टीरिया से अलग कर देते हैं। इसमें इसकी भी सेल क्या होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक। स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी कोशिका के ये जीव होते हैं बेटा। इसमें पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइकोप्लाज्मा कोई एक जीव नहीं है बेटा, एक पूरा ग्रुप है। उसमें पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा जीव है जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा जीव होता है। आया समझ में? तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल किस किस जीव में होगी, तो सभी मोनरा किंगडम, 5 किंगडम है बेटा पढ़ते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। उनमें जो सबसे पहला किंगडम है मोनरा, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। तो बैक्टीरिया कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया हो बेटा वो क्या होगा, एक सेल से बना होगा और क्या होगा बेटा, प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा बेटा क्या होगा, ये भी एक सेल और प्रोकैरियोटिक। तो आपको याद रखना चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कोई भी नाम आ जाए बेटा, सब बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसमें, माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। इसके अलावा यानी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के अलावा दुनिया की हर सेल क्या होगी बेटा, यूकैरियोटिक। चाहे वो एक सेल की बनी हो, चाहे वो जो एक सेल का बना हो, चाहे वो एक से ज्यादा सेल का बना हो। तो एक चीज आप नोट कर लें, यहाँ पर नोट कर लें, और नोट करके लिखें कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज सिंगल, या इसको बोल सकते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलर। अगर प्रोकैरियोटिक सेल अकेले रहती हैं यूनिसेलर, तो बताइए जीव भी क्या होंगे, एक सेल के। तो इस प्रकार यानी हेंस, इसलिए ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बताइए बेटा यूनिसेलर होंगे या मल्टीसेलर, एक कोशिकीय होंगे या बहु कोशिकीय। जहां पर शब्द प्रोकैरियोटिक की आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि ये जीव सिर्फ एक सेल का बना है। Hence all prokaryotic organisms are unicellular. Very very important point बेटा, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे हमारे। पहले तो बात ये है, नहीं पता साफ साफ कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। जब पूछ लिया जाता है बताइए, बताइए कि प्लांट यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो सोचते हैं भाई, उसमें सोचने वाली बात क्या है, प्लांट मल्टीसेलर, और मल्टीसेलर है तो क्या होंगे भाई, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक देखिए, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा अकेले रहती है, हमेशा अकेले। तो वो जो जीव होगा
जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा वो भी अकेले रहता है, यूनिसेलुलर, यानी बैक्टीरिया कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते, कोई भी बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा कभी भी नहीं। ठीक है बेटा, इतना आज नोट करें, कल हम यूकैरियोटिक बारे में कुछ बताएंगे।